पादप वृद्धि हार्मोन। इन पादप वृद्धि नियामकों को हम किस नाम से जानते हैं? किस किस नाम से जानते हैं वो यहाँ देखते हैं। पादप वृद्धि तत्व के नाम से जानते हैं, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन तथा पीजीआर के नाम से भी जानते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हम देखते हैं इनकी विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये है इंडोल सम्मिश्र, 3 इंडोल एसिटिक अम्ल, जिसको IAA से जानते हैं। दूसरा एडेनिन व्युत्पन्न जो परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन्स काइटिन। फिर अगला कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्ल की व्युत्पन्न है एब्सिसिक अम्ल यानी ABA। टर्पिन्स जिब्रेलिक अम्ल जिसको GA बोलते हैं, या गैसेज एथिलीन C2H4 हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री किस नाम से जानते हैं? तो ये हमने बता दिया कि 1, 2, तो इसको 4-5 नाम से जानते हैं, यानी पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि तत्व और पीजीआर के नाम से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उसकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूह में बांटा जा सकता है। एक समूह वृद्धि उन्नयन, तो एक समूह किसमें आ जाता है? वृद्धि करने वाले माता, वृद्धि को बढ़ाने वाले में लगता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण, बीज संरचना आदि। तो जो वृद्धि उन्नयन में आते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आती है। तो ये जो इस तरह की जो क्रियाएं करते हैं, ये कार्य करते हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन लिए गए हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनिन्स। तो 3 हार्मोनों को इसके अंतर्गत लिया गया है। पादप वृद्धि उन्नयन हार्मोन के अंतर्गत 3 हार्मोन लिए गए हैं। फिर दूसरे पीजीआर में देखते हैं कि जो दूसरा समूह होता है, पीजीआर का दूसरा समूह, ये वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, जैसे कि प्रसुप्ति एवं विलगन। तो जो प्रसुप्ति और विलगन है, ये वृद्धि बाधक क्रियाकलाप है और इसमें शामिल होने वाले हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। तो जो वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में जिस हार्मोन का उपयोग किया जाता है वो एब्सिसिक अम्ल है, ABA। आता है गैसीय हार्मोन एथिलीन। इसको दोनों में से किसी भी समूह साथ में रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में ही काम लेते हैं। तो एथिलीन में हम, यानी जो वृद्धि बाधक में हम 2 ले सकते हैं, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन का उपयोग कभी कभार करते हैं। तरह से हमारे 5 हार्मोन हो गए। अब इन 5 हार्मोनों को हम विस्तार से देखेंगे। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। तो 5 हमारे पास पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इनकी खोज का एकमात्र सहयोग कहेंगे। तो इनकी खोज की शुरुआत चार्ल्स डार्विन और इसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकनों से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल यानी कि कोलियोप्टाइल
एक पार्श्व प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। तो फिर उन्होंने लंबा प्रयोग किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुर चोल की नोक जो ये है, ये संचारणीय प्रवाह की जगह है जो संपूर्ण प्रांकुर चोल को मुड़ने का कारण है, चोल के मुड़ने का कारण है। तो इन्होंने बताया जो नोक है वो संचारणीय प्रवाह की जगह है और ये इसके मुड़ने का कारण है। देखो ये नोक है, इस नोक पे अगर नोक पूरी है तो ये मुड़ जाएगा इस तरफ प्रकाश की तरफ। अगर इसकी नोक को हम काट देंगे यहाँ से तो सीधा सीधा रहेगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। अगर इसकी नोक को भी हम ढक देंगे तो भी मुड़ेगा नहीं। तो ये चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का प्रयोग है। ये नोक है, तो ये नोक क्या है, इसकी नोक, इसमें संचारणीय प्रवाह है, तो जैसे ही प्रकाश इधर से आता है तो इधर की तरफ मुड़ जाता है। इसकी नोक को काट देते हैं तो ये मुड़ता नहीं, सीधा का सीधा रहता है प्रांकुर। इसकी नोक को हम ढक देते हैं किसी से, तब भी ये क्या प्रकाश की वजह से इस तरफ मुड़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसकी नोक में ही संचारणीय पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से लोगों का मानना है कि जो फ्रांसिस डार्विन और इसके पुत्र चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन को ऑक्सीजन हार्मोन की खोज करता माना जाता है। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन की खोज F.W. बेंट के द्वारा जय के प्रांकुर चोल शिखर से की गई। तो सबसे दूसरे नंबर पर किसने की थी, जय के प्रांकुर में F.W. बेंट ने की थी। फिर दूसरा PGR है जिब्रेलिक अम्ल, इसकी खोज ई कुरोसेवा ने की थी। इन्होंने बैकन धान के पौधे की बीमारी है, यानी बैकन धान के पौधे की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिब्रेला फ्यूजिकुराई के द्वारा होती है। रोगजनक कवक है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई और इसी के नाम के आधार पर जिब्रेला फ्यूजिकुराई रखा गया है कुरोसोवा रख दिया गया। जापान के वैज्ञानिक थे। और बैकन क्या फुलिस सीडलिंग रोग कहते हैं, नवोदित पौधे का है बैकन रोग, फुलिस सीडलिंग। तो इस तरह से जो बैकन रोग है धान के पौधे का, इसमें से इन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक है इससे इसको पृथक किया था और जो वैज्ञानिक ई कुरोसोवा है। फिर जो अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन, इसको काइनेटिन भी कहते हैं। एफ स्कूब तथा उसके सहयोगी मिलर ने तंबाकू के तने के अंतर परवेरण इंटरनोड खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित हुआ। ऑक्सीजन के अलावा मीडियम में अब हम देखते हैं साइटोकाइनिन या काइनेटिन हार्मोन की खोज कैसे होती है। तो एफ स्कूब और उसके साथियों ने तंबाकू के तने के इंटरनोडल यानी अंतर पर्व खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह लिया और उनको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन दिया तथा माध्यम में ऑक्सीजन के अलावा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हार्मोन दिया और इसके अलावा इसमें सत्व भी डाला। और वो सत्व किसका हो सकता है, वाहिका ऊतक का हो सकता है, यीस्ट का हो सकता है, नारियल का दूध हो सकता है या DNA पूरक हो सकता है। तो इन्होंने ऑक्सीजन के साथ साथ में सत्व भी दिया। फिर स्कूब और मिलर ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व की पहचान की, इसका क्रिस्टलीकरण किया और इसका नाम काइनेटिन दिया। तो इस तरह से
एफ स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनेटिन हार्मोन की खोज की या साइटोकाइनेसिस हार्मोन की खोज की। फिर आता है हमारा चौथा हार्मोन एब्सिसिक अम्ल ABA। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से तीन तरह के निरोधकों का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक विलियम्स सेकंड एवं डोरमिन है। तो इन्होंने इन निरोधकों की खोज की। तो इन निरोधक का नाम क्या था? निरोधक वी, विल्सन सेकंड और डोरमिन थे। यानी कि उन्होंने 3 निरोधक वी, विल्सन सेकंड, डोरमिन है। बाद में तीनों रासायनिक रूपों में समान पाए गए। फिर इनका नामकरण एब्सिसिक अम्ल के रूप में किया गया था। अब आता है एथिलीन की खोज। यानी कोइसिन्स ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरे से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पका देता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया। यह गैसीय पीजीआर है। अब हम चलते हैं ऑक्सिन हार्मोन की ओर। ऑक्सिन्स ग्रीक शब्द ऑक्सिन से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना। सबसे पहले मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। शब्द ऑक्सिन्स का प्रयोग उन पर किया गया जो वृद्धि करने की क्षमता रखते हो। शब्द ऑक्सिन्स का प्रयोग उन यौगिकों के लिए किया गया है जो वृद्धि करने की क्षमता रखते हो। ये प्राय तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। वहां से ये क्रियाशील भाग में जाते हैं। ऑक्सिन्स जैसे 3 एंडोल एसिटिक अम्ल यानी कि IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, ये दोनों पौधे से निकाले गए थे, इसलिए इनको प्राकृतिक ऑक्सिन्स कहते हैं। फिर इसके बाद में 2 है NAA नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल तथा 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो NAA और 2,4-D ये कृत्रिम ऑक्सिन से इनको संश्लेषित किया गया है और इनके उपयोग एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में इनका उपयोग किया जाता है। ये तने की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता यानी कि ये तने की कटिंग यानी कलम में एवं जड़ के फूटने यानी रूटिंग में सहायता करते हैं। पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होता है। ऑक्सिन्स पुष्पन को बढ़ाता है, जैसे अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है। ये पौधों के पत्तों तथा फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ाते हैं। यानी जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, ये नए फल तथा पत्तियों को तो गिरने से रोकते हैं और पुराने फल और पत्तियों को गिरा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती हुई अग्रस्त कलिका पार्श्व कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं और यह हार्मोन इन पादपों के शिखाग्र में पाया जाता है। अतः यह पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोक देता है और ये शिखाग्र प्रधान हार्मोन है, यानी शिखाग्रता पर कार्य करता है, यानी एपिकल डोमिनेंस है। इसको एपिकल डोमिनेंस हार्मोन भी कहते हैं।
और प्ररोह सिरों को हटा देने पर या शिखर का विच्छेदन कर देने पार्श्व कलियां वृद्धि करने लगती है। और शीर्ष विच्छेदन का उपयोग किया जाता है चाय रोपण एवं बाड़ बनाने में किया जाता है, हेज मेकिंग में किया जाता है। ऑक्सिन का उपयोग अनिषेक फलन को प्रेरित करने में भी किया जाता है, यानी बिना निषेचन के फल लेना अनिषेक फलन होता है और इसका उपयोग टमाटर में किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि 2,4-D शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D द्विबीजपत्री खरपतवार का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री खरपतवार के पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करना तथा कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो 2,4-D है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर देता है और ये इनका उपयोग एक बीजपत्री फसलों को तैयार करने में किया जाता है, क्योंकि इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑक्सिन जो है जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है, साथ में कोशिका के विभाजन में मदद करता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि पादपों में शीर्षस्थ प्रभाविता है, तो साइड की कलियां नहीं निकलेगी, और जैसे हम शीर्ष के भाग को काट देंगे तो तुरंत पार्श्व कलियां निकलने लग जाती है। जिब्रेलिंस हार्मोन। तो जिब्रेलिंस एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है। तो ये क्या प्रोत्साहक है जिब्रेलिंस। अब तक 100 से अधिक जिब्रेलिंस की खोज हो चुकी है, जैसे कि कवक और उच्च पादपों से। तो इनकी खोज कहाँ से हुई है? कवक और उच्च पादपों से की गई है। जिब्रेलिंस ए, इसको GA या GA2, GA3 और इसी तरह से नाम किए गए हैं। हालांकि जिब्रेलिन A3 वह जिब्रेलिंस है जिसकी खोज सबसे पहले की गई है। तो GA3 जिब्रेलिंस A3 की खोज सबसे पहले हो जा गया है और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। इसका अध्ययन भी सबसे ज्यादा किया जाता है। सभी जिब्रेलिंस एसिड्स होते हैं। सभी जिब्रेलिंस अम्लीय होते हैं, GAS होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कायिक अनुक्रिया देते हैं। यानी पौधों में क्या करते हैं? ये कायिक अनुक्रिया करते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अक्ष को बढ़ा सकते हैं। अंगूर की डंठल की लंबाई बढ़ाते हैं। सेब जैसे फलों को लंबा करते हैं। जरावस्था भी रोकते हैं, यानी कि वृद्धावस्था को भी रोकते हैं, ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लग सके। जिब्रेलिन GA3 को आसवन उद्योग में मोल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो शराब उद्योग में इसका क्या काम है? माल्टिंग की गति को बढ़ाना। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तने की लंबाई बढ़ती है और इससे 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज पैदा होती है। जिब्रेलिन के छिड़कने से किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से आती है। यानी जिब्रेलिन हार्मोन को छिड़कने से जो किशोर वृक्ष है वो तो परिपक्व तीव्र गति से होते हैं, लेकिन इनमें जो छिड़कने से वृद्धावस्था देरी से आती है। फिर बीज भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी और अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पौधों में बोल्टिंग को बढ़ाता है।
यानी जिबरेलिन जो है चुकंदर, पत्ता गोभी और रोजेटी कुल के पादपों में बोल्टिंग को बढ़ाता है। तो बोल्टिंग का मतलब होता है पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण। तो ये अंतःपर्व की लंबाई को बढ़ाता है पुष्पन से पहले। तो ये जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग था। अगला पीजीआर है हमारा साइटोकिनिन्स। तो साइटोकिनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस में डालता है, अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन में डालता है, और इसको काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव ड्रो हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। ऑटोक्लेव ड्रो हेरिंग के शुक्राणु से इसको खोजा गया था, शुक्राणु से इसकी खोज की गई थी। और यह एडेनिन का रूपांतरित रूप है, और यह एक प्यूरिन से, और इसका रूपांतरित नाम है परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन है। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। और साइटोकिनिन्स जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अस्थिल तथा नारियल के दूध से जियाटिन के रूप में पृथक किया गया। तो यहाँ हमने देखा कि जो काइनेटिन है ये पौधों में नहीं पाया जाता। ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? शुक्राणु से प्राप्त किया गया था, ऑटोक्लेव ड्रो हेरिंग से। अब इसके बाद जितने भी जो साइटोकाइनिन्स है वो पौधों से प्राप्त किए जाएंगे, और वो एक विकास के एक क्रम से खोजे जाते हैं। मक्का के स्टिल तथा नारियल के दूध से जियाटिन को खोजा गया। फिर जियाटिन के साथ ही अनेक प्राकृतिक साइटोकाइनिन्स की खोज की गई, पहचाने गए। साइटोकिनिन्स उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के तौर पर मूल का शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलियां, तरुण फल। तो कहाँ पाए जाते हैं? मूल का शिखाग्र, कोशिका, विकासशील प्ररोह कलियां और तरुण फल। यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। यानी कि हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि और अपस्थानिक प्ररोह संरचना में भी मदद करता है। साइटोकिनिन्स शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाते हैं। यानी कि ये जो साइटोकिनिन्स होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोशिका विभाजन होता है, चाहे पौधे के किसी भाग में हो। और जबकि ऑक्सिन्स उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर शिखाग्र प्रधानता होती है, वहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें ये अंतर होता है। और वे पोषकों के संचरण को बढ़ावा देते हैं जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी करने में मदद है। तो साथ में साइटोकाइनिन्स उन पोषक पदार्थों का संचरण करते हैं जो उन पोषक पदार्थों का संचरण कराते हैं जिनसे पत्तियों की जरावस्था में देरी आती है। तो पत्तियों की जरावस्था को भी रोकते हैं। तो ये था हमारा साइटोकाइनिन्स। एथिलीन, चौथा हार्मोन है हमारा एथिलीन। तो एथिलीन गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होने वाले उत्तक तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि, जिसको क्षैतिज वृद्धि कहते हैं, अक्षों में फुलाव तने को चौड़ा करना एवं द्विबीजपत्री नवोद्भिद में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। तो ये जरावस्था को और विलगन को कहाँ बढ़ाती है? पत्ती और फूलों में। यानी पत्ती और फूलों को पकाती है और तोड़ती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है, और फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति को भी बढ़ाता है।
श्वसन की इस तरह से बढ़ी हुई गति को क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। तो जो पके हुए फल और पत्तियों में जो श्वसन की गति बढ़ती है तो इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन का काम है बीज तथा कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ना भी है। मूंगफली के बीज में अंकुरण का शुरुआत करती है। मूंगफली के बीज में अंकुरण की शुरुआत करती है। आलू के कंदों को भी अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी के ऊपर रखने में मदद मिलती है जिससे। इसके साथ ही एथिलीन्स मूल रोमों को प्रोत्साहन करती है। यानी कि मूल है उसकी वृद्धि भी करती है, मूल रोम को भी बढ़ाती है जिससे कि पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र मिल सके, पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र मिल सके। अब आगे देखते हैं कि यह है अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। अनानास को फुलाता है और फल समकालिकता लाता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है, यानी कि पुष्पन भी लाता है। एथिलीन अनेक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करता है। इस कारण इसका उपयोग कृषि में सर्वाधिक किया जाता है और सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला जो यौगिक है उसका नाम है एथीफोन। एथीफोन जलीय घोल में आसानी से घुल जाता है और इसको पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उनमें संचरित हो जाता है। धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथीफोन टमाटर एवं सेब के फलों के पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। जैसे कि कौन कौन से? कपास, चेरी तथा अखरोट में विलगन को लाता है। फिर यह खीरा में मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि जो एथिलीन है इसका उपयोग बहुत है, यानी कि यह मूल को बढ़ाता है जिससे अवशोषण क्षेत्र बढ़ता है। फिर ये पुष्पन भी करता है, फिर पुष्पों को जल्दी पकाता है, मतलब जल्दी से इसमें फलाते हैं और फलों को जल्दी से पका देता है और पकाने के बाद में उनको तोड़ देता है। तो जो एथिलीन के बहुत काम होते हैं। साथ में ये पत्तियों में जरावस्था को भी, तो इसका मुख्य काम क्या होता है? जरावस्था को लाना, फिर उसको विलगन करना, यानी पत्ती और फूलों को पहले उनको बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद में उसको तोड़ देता है। तो फलों में भी यही काम करता है, पहले उनको पका देता है जल्दी से और फिर जल्दी से तोड़ देता है, पक जाएंगे जल्दी से टूट जाएंगे। 5वां हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल ABA। यह सामान्यतः पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधन का काम करता है। यह बीज अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं के रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहन हेतु क्षमता प्रदान कराता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। तो तनाव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहन करने हेतु क्षमता प्रदान करता है। ABA क्या करता है? बीज का विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA जिब्रेलिन्स के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। तो जिब्रेलिन्स का विरोधक कौन सा है? ABA है। तो जो अब हमारा जो ABA है हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन, जितने पादप नियंत्रक थे वो पूरे हो जाते हैं और इनका अध्ययन हमने पौधों के आंतरिक कारक है उनके अंतर्गत किया था।